लास्ट ऑफ अस के पार्ट 1 को हमने देखा था, जहां जोल ने बहुत बड़ा वाला ब्लंडर कर दिया था। नहीं, आई नो आप शायद सोच रहे हो कि उसने तो एली को जिंदा बचाया था, तो फिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी मैं बात अभी कर रहा हूँ। तो वीडियो देखते जाओ, आपको जल्दी पता लग जाएगा। इसके अलावा पिछले पार्ट में जोल ने सर्जन को और कई ह्यूमंस को मारकर एली पर सर्जरी होने से उसे बचा लिया था और दोनों वापस से टॉमी के पास चले गए थे और ये सेकंड पार्ट की स्टोरी उसके बाद से ही शुरू होती है। इस पार्ट में हम कई बार पास्ट और प्रेजेंट में स्विच होते हैं, इसलिए हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे और आपको बता दूं कि इसी पार्ट में हमें सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जैसे कि क्या एली को पता लगेगा कि जोल ने उसे बचाने के लिए कितने लोगों की जान ली है। तो चलो जानते हैं कि जब एली को पता चलेगा कि जोल ने कई सारे लोगों को मारकर उसे बचाया है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। क्या एली की तरह और कोई भी इम्यून है? क्या इस ज़ॉम्बी फंगस का क्योर कभी बन पाएगा? और आखिर जोल ने क्या ऐसी मिस्टेक की है जिसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो थोड़ा इंतजार करो, द लास्ट ऑफ अस के पार्ट 2 को एक्सप्लोर करेगा ये मनमुती बालक। हॉस्पिटल में एली को बचाने के लिए अंधाधुंध लोगों को मारने के बाद जोल और एली वहां से निकल जाते हैं और इधर एंट्री होती है दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, जिसका नाम एबी है। एबी को जैसे ही हॉस्पिटल में फायरिंग के बारे में पता चलता है तो वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है, क्योंकि सर्जन उसके ही पापा होते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर जाने पर अपने पापा को मरा हुआ पाती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। 4 साल बाद अब एबी का मकसद सिर्फ अपने पापा की मौत का बदला लेना और जोल को ढूंढकर मारना है, जिसके लिए वो जोल की तलाश में आगे चल रही है। इधर जोल, टॉमी और एली छोटी सी कम्युनिटी में रह रहे हैं, क्योंकि बाहर अब भी वायरस का बहुत ज्यादा खतरा है। बट एली को क्योर ना मिल पाने की बात उसे परेशान करती है। साथ ही जोल ने जैसा बताया होता है कि फायरफ्लाइज ने अब रिसर्च करना बंद कर दिया है, तो उसे इस बात पर भी शक था, इसलिए वो एक बार बिना किसी को बताए उसी बिल्डिंग में जाती है जहां उसकी सर्जरी होनी थी, ताकि उसे मालूम पड़े कि आखिर क्योर क्यों नहीं बन पाई और कहीं जोल उससे कुछ छिपा तो नहीं रहा। एली हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल वीरान होती है, वहाँ कोई नहीं होता है, पर वहाँ एली को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जो फायरफ्लाइज की मेंबर और एबी की फ्रेंड नोरा हैरिस की होती है। रिकॉर्डिंग में हमें सबसे बड़ी बात पता चलती है, ऐसे खाली क्यों बैठा है मेरे भाई? सफलता तेरा इंतजार कर रही है, टाइम वेस्ट मत कर, तू बहुत कुछ कर सकता है, उठ और दौड़, उठ और दौड़। कि अब इस ज़ॉम्बी फंगस कभी भी कोई वैक्सीन और क्योर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एली अकेली ऐसी लड़की थी जो इससे इम्यून होती है, और जो सर्जन एली पर सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है वो अकेला डॉक्टर था जो क्योर इसका बनाने में कैपेबल था, और अब कोई भी क्योर नहीं बन सकती है। मतलब कि जोल ने एली की जान बचाकर सर्जन को मारकर एक बहुत बड़ा वाला ब्लंडर कर दिया था, जो कि लॉजिकली एक गलत स्टेप होता है। एली ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही होती है कि तभी वहां जोल भी आ जाता है और एली उससे कन्फ्रंट करवाते है कि पूरा सच आखिर क्या है, और वो बोलती है कि अगर इस बार उसने झूठ बोला तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी। आखिर जोल सच बताता है कि जो भी सर्जरी होनी थी उसमें एली की जान चल जाती, इसलिए उसने उस वक्त पर एली को बचाना ज्यादा जरूरी समझा और डॉक्टर को मार दिया। एली भी रियलिटी जोल को बताती है कि वो इकलौता डॉक्टर था जो इसका क्योर बना सकता था, मतलब कि अब इसका कभी भी कोई क्योर नहीं बन पाएगा। खैर, अब इस बात को 1 साल और हो जाते हैं। जोल गिल्ट से पूरी तरह से भर चुका है। वो जानता है उसने जो किया उस सिचुएशन के लिए वो सही था, पर अब जब उसे पता चलता है कि इसका क्योर कभी भी नहीं बन पाएगा तो वो काफी रिग्रेट महसूस करता है। वो अपने भाई टॉमी को बताता है कि इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी बन सकती थी, पर जोल के डॉक्टर को मारने की वजह से अब ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। टॉमी भी उसकी फीलिंग को समझता है, क्योंकि दूसरी बेटी एली को खोने का दर्द जोल नहीं सह सकता था। दूसरी तरफ सर्जन की बेटी एबी को लीड मिलती है कि उसके पापा का कातिल जोल जैक्सन टाउन में रह रहा है, तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड ओवेन को और कुछ फ्रेंड्स के साथ जोल की तलाश में जैक्सन काउंटी पहुंचती है और एक लॉज में आकर रुकती है। उसी दिन एबी जोल को ढूंढने लॉज से बाहर निकलती है और टॉमी जोल भी पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकलते हैं। वो नोटिस करते हैं कि एबी पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है, जिसके बाद टॉमी और जोल एबी को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ते हैं, पर ज़ॉम्बीज के ज्यादा होने से वो तीनों वहां से भागकर एबी के लॉज में पहुंच जाते हैं जहां सभी लोग रुके हुए थे। इस वक्त तक एबी को उसका अंदाजा नहीं था कि जोल कौन है। वो बस इतना जानती थी कि जोल ने उसके पापा की जान ली है, और यहाँ जैसे ही सब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते और अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जोल भी अपना नाम बताता है, और यहाँ मिलता है उसे बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि एबी उसके नाम सुनते ही उसे शॉटगन से शूट कर देती है। इधर एली को जैसे ही पता लगता है कि जोल और टॉमी पेट्रोलिंग करते हुए गायब हो गए, तो वो उन्हें ढूंढने निकल जाती है और उस लॉज तक पहुंचती है जहां एबी जोल को मार रही थी, पर वो वहां कुछ भी नहीं कर पाती और एबी एली के सामने ही जोल को गोल्फ स्टिक से ब्रूटली मार देती है। मतलब हमारे गेम के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक अब मारा जा चुका था।
और ये देखकर सबको रियली काफी बुरा लगता है। खैर, एबी ने रिवेंज में जो किया वो सही किया होता है या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना, और वीडियो पर 3000 लाइक्स तो कर ही देना। अब एली और टॉमी को पता चलता है कि जिस ग्रुप ने जोल को मारा वो वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा थे, जो सिएटल की ग्रुप है। उन्हें वुल्व्स भी कहते हैं और उनके पास एक अच्छी बड़ी आर्मी है। एली भी बदला लेना चाहती है, जिसके लिए वो उनके पीछे जाने का डिसाइड करती है, लेकिन टॉमी एली को रोकता है क्योंकि WLF की बहुत बड़ी आर्मी होती है एंड ही वाज़न्ट श्योर कि वहां जाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि WLF से लड़ने के लिए टॉमी को भी अपनी मैन पावर और सोल्जर्स की जरूरत होती है एंड अगर वो अपनी टीम लेकर वहां जाता है तो फिर खतरा जैक्सन काउंटी पर भी हो सकता था। नेक्स्ट डे एली और उसकी फ्रेंड टीना को पता लगता है कि टॉमी अकेले ही सिएटल उसके पीछे निकल चुका है, तो ये दोनों भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। WLF ग्रुप इधर जोल को मारकर वापस सिएटल लौट चुका था। यहाँ हमें एक और ग्रुप के बारे में पता चलता है जिसका नाम सेराफाइट है। इन्हें स्कार्स भी कहा जाता है और ये भी सिएटल को टेक ओवर करना चाहते हैं, साथ ही रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे इनमें और WLF में पक्की दुश्मनी होती है और ये कंटिन्यूअसली फाइट करते रहते हैं। यहाँ एबी का एक्स बॉयफ्रेंड ओवेन सेराफाइट की एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर कर रहा होता है, पर इसी बीच वो गायब हो जाता है। एबी ओवेन की तलाश में सेराफाइट की टेरिटरी में पहुंच जाती है और वो एबी को भी पकड़ लेती है। साथ ही यहाँ यारा और लेव, दो भाई बहन को स्कार्स अपने ग्रुप से किसी रीजन से निकाल देते हैं एंड आगे उन्हें पनिशमेंट भी दे रहे होते हैं और यारा के हाथ पर वॉर करते हैं। किसी तरह एबी दोनों भाई बहनों के साथ वहां से भाग जाती है, पर यारा इस बीच बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी और मरने ही वाली होती है। एबी उसकी जान बचाने की जद्दोजहद करती है, लेकिन यारा की जान बचाने के लिए उसका एक हाथ काटना पड़ता है और ये भी पता चलता है कि ओवेन को स्कार्स ने नहीं पकड़ा था, बल्कि वो अपनी किसी और जगह पर था। इतने में लेव बताता है कि वो चाहता है कि उसकी माँ स्कार्स ग्रुप को छोड़ दे, जिसके लिए वो अपनी माँ को मनाने अपने घर वापस जाता है। इसके बाद एबी और यारा को भी लेव के पीछे जाना पड़ता है एंड वहाँ हाल कुछ और ही होता है, क्योंकि वहाँ पता चलता है कि लेव ने अपनी माँ को ही सेल्फ डिफेंस के लिए जान से मार दिया होता है। अब फिर ये देखते ही तीनों वहाँ से भागते हैं, पर अब सेराफाइट के पूरे आइलैंड पर WLF के मैसिव सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और यहाँ लेव को बचाने के लिए एबी अपने ही ग्रुप WLF के अगेंस्ट हो जाती है। WLF फिर ऐसे में एबी को शूट करने वाला होता है, पर तभी यारा खुद सेक्रीफाइस होकर दोनों को बचा लेती है। मीनवाइल एली और टीना टॉमी को ढूंढते हुए सिएटल पहुंचते हैं, जहां दोनों को पकड़ लिया जाता है, पर ये दोनों किसी तरह WLF के हट्टे कट्टे बंदों को और ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते हुए वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच एली टीना को रिवील करती है कि वो इम्यून है। दोनों अब थिएटर तक पहुंचते हैं और थिएटर पर रुकने पर डिसाइड करते हैं और यहाँ टीना भी बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट। खैर, टीना के प्रेग्नेंट होने के कारण एली उसे वहीं छोड़कर अकेले आगे निकल जाती है। आगे एली की मुलाकात टीना के एक्स बॉयफ्रेंड जेस से होती है, जो उन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ सिएटल आ गया था। अब जेस और एली टॉमी और WLF ग्रुप के बाकी बंदों को ढूंढने के लिए स्प्लिट हो जाते हैं। एली सिएटल में सबको ढूंढने के लिए एक मैप का यूज करती है और वो फाइनली नोरा हैरिस, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग एली ने स्टार्टिंग में सुनी थी, उससे मिलती है। वो उसे टॉर्चर कर एबी की लोकेशन पता करती है और उसको वहीं फिनिश कर देती है। आगे एली WLF के मेंबर्स को ढूंढती है तो उसे मेल और एबी का एक्स बॉयफ्रेंड ओवेन दोनों मिलते हैं और वो उनको वहीं खत्म कर देती है। बाद में व्हेन एली गॉट टू नो दैट मेल प्रेग्नेंट थी तो उसे बड़ा दुख होता है। वो ये सब प्रोसेस कर रही होती है कि उसी पल टॉमी और जेस भी आ जाते हैं, जो उसे कंसोल करके वापस से अपने थिएटर वाले ठिकाने पर पहुंचते हैं। इधर एबी और लेव स्कार्स के आइलैंड से निकलकर मेल और एक्स बॉयफ्रेंड ओवेन के पास जाते हैं और उन्हें मरा हुआ पाते हैं, लेकिन एली ने जब उन्हें मारा था तो अपना मैप गलती से वहीं छोड़ दिया था, जिसमें उसका ठिकाना भी मार्क्ड होता है। बस अब फिर क्या था, एबी बदले की आग में थिएटर में जाती है और टॉमी को पकड़ लेती है। ये सब चल रहा होता है कि जेस हीरो बनने के लिए सामने आ जाता है और एबी उसे मार देती है। फिर टॉमी को भी एबी वहीं शूट कर देती है। उसी वक्त एली भी वहां आती है और एबी वर्सेस एली की फाइट शुरू हो जाती है। एबी एली को बुरी तरह मारती है। उसे बचाने के लिए प्रेग्नेंट टीना भी फाइट में कूद जाती है, पर एबी WWE से ट्रेंड थी, तो टीना को मारते मारते वो उसकी नानी याद दिला देती है। वो टीना को फुल एंड फाइनल करने ही वाली होती है कि एली उसे बताती है दैट टीना प्रेग्नेंट है, तो एबी को उस पर दया आ जाता है और वो उन दोनों को सिएटल से निकल जाने की धमकी देके जिंदा छोड़ देते हैं। पर शायद ये एबी की बहुत बड़ी भूल थी। इस इंसिडेंट को अब 1 साल बीत चुका था और एली एंड टीना और टीना का बेबी तीनों एक फार्म में रहते थे। पर एली को अब दौड़े पड़ने लगे थे क्योंकि वो जोल की मौत का बदला नहीं ले पाई थी। कुछ दिनों बाद हमें सरप्राइज मिलता है कि टॉमी, जिसे एबी ने शूट कर दिया था, वो अभी भी जिंदा है और वो एबी की करंट लोकेशन एली को देता है। टॉमी उस हादसे के बाद बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो उससे नहीं लड़ सकता था, तो वो एली को वहां जाने को बोलता है।
इसके बाद टीना एली से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो इस युद्ध को यहीं शांत कर दे और जोल की मौत का बदला ना ले, पर एली उसे इग्नोर करके एबी को मारने निकल जाती है। दूसरी तरफ एबी और लेव शांत बारबरा पहुंचते हैं ताकि बचे हुए फायरफ्लाइज के मेंबर को ढूंढकर उन्हें रीजॉइन कर सके, लेकिन कुछ स्लेव कीपर्स जो कैनिबल्स का ग्रुप होता है दोनों को पकड़ के नॉकआउट कर देते हैं। एली भी उनका पीछा करते हुए उन स्लेव कीपर के पास पहुंचती है और वहीं सेम लोग एली को पकड़ लेते हैं, पर एली दोनों को हराकर एबी की लोकेशन जान जाती है और दोनों स्लेव कीपर को जान से मारकर बाकी लोगों को फ्री करवा देती है। अब एली एबी और लेव समेत सबको फ्री कर देती है। एबी लेव को लेकर वहां से भागना चाहती है, लेकिन एली एबी से फाइट करने के मूड में होती है। लेव को मारने की धमकी देते हुए एली एबी को उकसाती है और फाइट करने को कहती है और यहाँ दोनों के बीच 1-on-1 मैच शुरू होता है। इस बार एली एबी पर ओवरपावर होती है, लेकिन लड़ते हुए एली को अपनी 2 उंगलियों को गंवाना पड़ता है। खैर, इतनी दूर आकर एबी से लड़ के मन को शांत करने के बाद पता है एली क्या करती है? एबी को जिंदा छोड़ देती है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, अगर एबी को मारना ही नहीं था तो इतना लड़ाई करने की और छोटी प्यारी उंगलियों को गंवाने की क्या जरूरत थी। खैर, एबी को जिंदा छोड़ने के बाद एबी और लेव बोट से फायरफ्लाइज के मेंबर को ढूंढने वापस से निकल जाते हैं। अब एली अपने फार्म हाउस आती है जहां कोई नहीं होता। एली जोल की गिटार को प्ले करने की कोशिश करती है और अपनी यादों को याद करती है, पर 2 उंगलियों की ना होने की वजह से वो नहीं बजा पाती। पर आप एक चीज जरूर बजा सकते हो, वो है इस चैनल का सब्सक्राइब बटन, तो यार बजा देना। फाइनली एली गिटार को वहीं रख कर वहां से चली जाती है और द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 यहाँ खत्म हो जाती है। अब बताओ इतना सब करके क्या मिला? कुछ भी नहीं। एबी अभी भी जिंदा है। फायरफ्लाइज के लोग अभी भी एली को ढूंढकर उसे मार सकते हैं और इसका पार्ट 3 भी आ सकता है, पर अब इसका 3rd पार्ट बनेगा या नहीं वो क्रिएटर्स ही जाने। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी और मुझे इसके अलावा और कौन सी गेम को एक्सप्लेन करना चाहिए कमेंट में बताना। वैसे अगर आपको ऐसे 5 रीजन को जानना है जिसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स रियल लाइफ में हो सकता है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।